Assalamualaikum. Myself Savish Anam, lecturer physics at Riyadh Government Girls College, कराची। आज का हमारा टॉपिक है द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक चैप्टर नंबर 17 द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो एक सब कैटेगरी है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर की। जिस तरह से हमारा पिछला टॉपिक था दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का एक पार्ट था। ये भी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का एक पार्ट है। वहां भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा था, यहाँ भी फोटोन विल कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन फर्क होगा एनर्जी का। वहां हमारे पास इनकमिंग फोटोन की एनर्जी थी, वो लाई करती थी यूवी एनर्जी के स्पेक्ट्रम की एनर्जी में, कि यूवी एनर्जी का जो बैंड है उस बैंड में वो एनर्जी की रेंज लाई करती थी। यहाँ पर हमारे पास इनकमिंग फोटोन एज अ एनर्जी ऑफ एक्सरे, और जब वो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन से हिट करेगा जो कि रेस्ट की हालत में मौजूद है तो फोटोन विल स्कैटर। इसको कॉम्पटन इफेक्ट के अलावा कॉम्पटन स्कैटर भी कहा जाता है। First we will have an introduction of the topic, then we will discuss the figure, then we will discuss the results, and then derive the equation for the Compton scatter। जिस तरह से हमने कहा कि इनकमिंग फोटोन स्कैटर हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी पहले के मुकाबले, तो कितनी इंक्रीज होगी, हाउ मच इंक्रीज और हाउ मच चेंज। वैसे इंक्रीज ही आएगा चेंज में हमेशा, तो वो जो मेजर है उसके लिए इक्वेशन जो हम ड्राइव करेंगे दैट वन विल बी द कॉम्पटन वेवलेंथ इक्वेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक के एंड में हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन की थी। When X-rays are scattered due to interaction with a light body such as electron, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। तो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स जब हिट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन से जो कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इनकमिंग फोटॉन स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, उसे रिकॉइल कराएगा और साथ में स्कैटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा और फोटॉन जो है वो स्कैटर हो जाएगा with a lower energy, with a lower frequency and a greater wavelength। ये तमाम इफेक्ट किसने स्टडी किया था? ऑर्थर कॉम्पटन ने इन 1926। इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड सपोर्ट फॉर द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें जो डोमिनेंट इफेक्ट नजर आया था वो लाइट की पार्टिकल नेचर का था, कि फोटोन इधर फुली एब्जॉर्ब होता है या वो फुली एब्जॉर्ब नहीं होता। फुली एब्जॉर्ब हो जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है, फुली एब्जॉर्ब नहीं होता तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता। यहाँ पर इनकमिंग फोटोन का जो डोमिनेंट बिहेवियर है वो वेव बिहेवियर है। जिस तरह से हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी कि आप किसी सी शोर पे खड़े हैं, आप किसी समंदर किनारे खड़े हैं, एक वाटर वेव आके आपको स्ट्राइक करती है, तो इट विल डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन यू, देन विल कंटिन्यू इट्स मोशन। कुछ एनर्जी आप पे सर्व करेगी आपसे हिट करने पे, देन वो डाई ऑफ नहीं हो जाएगी, वो कंटिन्यू रहेगी, बट उसकी एनर्जी आपसे कोलिजन के बाद कम हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये फिनोमेना हमें फोटो इलेक्ट्रिक में नहीं मिला था, ये फिनोमेना हमें यहाँ मिलेगा कॉम्पटन इफेक्ट में। एजम्पशन बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक ही की गई है, दूसरा सिर्फ एक पैरामीटर मेंशन किया है कि इनकमिंग फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होगी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटोन। और इलेक्ट्रॉन जिसे हम टारगेट कर रहे हैं उसे हम रेस्ट में कंसिडर करेंगे, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। नाउ लुक एट द फिगर ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पर
स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं हम, कोलिजन की बात कर रहे हैं हम। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इन चीजों को कुछ इस तरह से देख चुके हैं कि हमने वहाँ इलास्टिक कोलिजन देखे थे, इनइलास्टिक कोलिजन देखे थे। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन ये होती है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल रिमेन सेम। इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी आप जानते हैं कि एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। सिमिलरली थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर कि जब हमारे पास इस पूरे फिनोमेना में हमारे पास जो कंसिडर किए जाने वाली चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटीज, वो सिर्फ दो हैं। नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 एनर्जी। मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन or energy of photon before collision and after collision. Similarly, two parameters for electron, momentum and energy before collision and after collision. जस्ट ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको याद रखें, आगे आप लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वहां ये बहुत काम आएंगे। इंसिडेंट फोटोन को देखते हैं। E इक्वल्स टू एच न्यू, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। मोमेंटम डिनोटेड बाय P, एच न्यू ओवर सी। अच्छा, ये और जो हमारे पास टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर एंड मोमेंटम इज 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट। बिफोर कोलिजन पैरामीटर्स को हमने देख लिया। अब आप ये देखिए एक चीज कि बिफोर कोलिजन एवरीथिंग और आवर सिस्टम इज अलोंग एक्स एक्सिस। बिफोर कोलिजन वी हैव नथिंग ऑन द वाई एक्सिस। तो जब हम मोमेंटम की कंजर्वेशन देखेंगे तो हम मोमेंटम को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग चेक करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमें दोनों में मोमेंटम मिलेगा, चाहे वो 0 के इक्वल ही क्यों ना हो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, लेकिन वाई एक्सिस पे इनिशियली मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 होगा। नाउ लुक ओवर हियर, इंसिडेंट फोटोन आता है, रेस्ट में मौजूद टारगेट इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, देन it will scatter at an angle theta with the horizontal. Then incoming photon will scatter at an angle theta with the horizontal. Now look those two parameters for the scattered photon. Now the energy after collision will be h nu prime, and we know very well that h nu prime is smaller than the h nu. एंड मोमेंटम विल बी एच न्यू प्राइम ओवर सी, क्योंकि बाद में स्कैटर होने का फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें पता है जब जब न्यू के ऊपर प्राइम आएगा सो इट मीन्स न्यू प्राइम इज लेस देन न्यू। नाउ द टारगेट इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन scatter at an angle phi with the horizontal. The energy of target electron after collision or the scattered collision is equals to m whole root m naught square c exponential 4 plus p square c square, and the momentum after collision of the electron is p. These things are not difficult if you keep them remember on your fingertips. Seriously, it is a very easy topic and it can give you 7 marks for your final exam. It appears in section C mostly and it can give you a solid 7 marks if you understand this topic. फिगर में हमें यही सब बताया गया, फोटोन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से इंटरेक्ट करने के बाद स्कैटर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने इनिशियली रेस्ट में सपोज किया, ऐसा एज्यूम किया। फोटोन इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, एक फ्रीक्वेंसी उसकी न्यू होगी, एंगल थीटा के साथ स्कैटर होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम हो जाएगी। इसी तरह फोटोन की एनर्जी बिफोर कोलिजन एच न्यू एंड आफ्टर कोलिजन एच न्यू प्राइम होगी। मोमेंटम फोटोन का बिफोर कोलिजन एच न्यू ओवर एच सी ओवर लैम्डा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड आफ्टर कोलिजन इट विल बी एच सी ओवर लैम्डा प्राइम। अच्छा, हमने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपना स्टार्ट लिया डेरिवेशन का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल रिमेन सेम आफ्टर कोलिजन। इनकी जो टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। तो अब जो आप इक्वेशन 1 देखिए,
हमारे पास h/c के साथ प्लस में 0 भी था, जो इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 था। तो आप चाहें तो पहले c लिखकर इक्वेशन को शो कीजिए, देन 0 प्लस करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये इक्वेशन यही बनेगी h/c इक्वल टू h। अब आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। आफ्टर कोलिजन में हमारे पास जो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस था वो कितना हो गया था, h/' cos थीटा। कॉम्पोनेंट है ना, वेक्टर है, वेक्टर के तो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा कॉम्पोनेंट है, cos थीटा। इसी तरह फिर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए देख लिया कि मोमेंटम हमने उसका कहा था इलेक्ट्रॉन का कितना था, p, एंड किस एंगल से वो स्कैटर हुआ था, फाई, तो प्लस p cos फाई। फिर हमने फिगर में देखा था कि अलोंग y एक्सिस, आप यहाँ पे पूरी डेरिवेशन में अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस भी मेंशन कर सकते हैं, नो इशू। कुछ नोट्स में आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेगी। आपको वो इजी लगता है आप उस तरीके से कर लीजिए, आपको ये तरीका सही लगता है आप इससे कर लीजिए। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू कैन सॉल्व इट either with a lengthy procedure or with a short one, no issue। अच्छा, along y axis देख लेते हैं। हमने कहा था हमारे पास बिफोर कोलिजन y एक्सिस पे कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि हमारा इनकमिंग फोटोन भी हमने x एक्सिस पे लिया था और टारगेट इलेक्ट्रॉन भी, तो y पे कुछ भी नहीं था। तो इनिशियली मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस 0 हुआ इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब जाहिर जब स्कैटर हो गए तो कुछ जो वेक्टर है आप कंपोनेंट बनाए तो उसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस पे भी आएगा, कुछ वाई एक्सिस पे भी आएगा। सिमिलरली अबव इक्वेशन को हमने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से लिख लिया। इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 बन गए। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और उससे हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 3। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एड अप करके लिख दिया हमने, h/nu प्लस m0c, और इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन जो भी एनर्जी थी फोटोन की h/nu प्राइम और इलेक्ट्रॉन की कैपिटल E से डिनोट कर दी। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे। जब हम ये सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन 4, और वो इक्वेशन 4 हमारे पास कुछ इस तरह से बनी, 1/nu प्राइम माइनस 1/nu इज इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस ऑफ cos थीटा। अब हम यहाँ पर एक रिलेशन यूज करेंगे कि न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो c/लैम्डा के बराबर होती है। ये न्यू वाली वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। आप पुट करके शो भी कर दीजिएगा अपने पास डेरिवेशन में, और जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ये वो फाइनल इक्वेशन है जो कि हमें इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कैलकुलेट करके बता सकती है कि चेंज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ कितना आया। बहुत सी चीजें इसमें कांस्टेंट है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c, स्पीड ऑफ लाइट, 1 माइनस cos थीटा। थीटा इज द एंगल विद विच द फोटोन स्कैटर्ड। cos थीटा की क्या वेरिएशन होती है, cos थीटा की साइनसोइडल वेव कैसी होती है, ये सब आपको पता होगा, पिछले लेक्चर्स में भी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सो 1 माइनस cos थीटा के इफेक्ट को अगर हम निग्लेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि it will not make a very big difference because the constant we are using have a high exponential value. So we just calculate the Compton wavelength. You know the value of h 6.63 exponent minus 34. You know the mass of electron 9.1 exponent minus 31 kg, and c 3 exponent 8 meter per second. You just solve them in your scientific calculator and you will have that lambda c Compton wavelength will be equal to 2.426 exponent minus 12 meter.
So this is the change in wavelength. This is the increase in wavelength. This is the Compton shift because of Compton scattering. If you have some queries, some questions, you can ask in the comment section. I will answer you soon. I just hope you can prepare this topic very well for your examination. Good luck.